हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर सेकंड के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है हिंदी अनौपचारिक लेखन, जिसे हिंदी खा कहा गया है। उसकी एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें आज हम इसकी जो आपकी 2 यूनिट सिलेबस में आ रही हैं, जो आपके सिलेबस में गिवन है कंटेंट, वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा आप लोगों को, जिससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप एग्जाम में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उतना ही कंटेंट मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसका जो स्टडी मटेरियल में दे रखा है वो आपका 96 पेजेस का दे रखा है। लेकिन मैं आपको इसे कम करके जितना आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उतना ही लेकर आया हूँ। 30 पेजेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इसे कंप्लीट डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहली यूनिट है आपकी इसकी, जिसका नाम है लेखन दक्षता का विकास। इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं, कार्यालय हिंदी क्या होती है। तो देखिए, सामान्य तौर पर विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने वाले लोग जब हिंदी में उस कार्यालय का काम करते हैं तो उसे कार्यालय हिंदी कहा जाना चाहिए। ये बोला है। जब सामान्य तौर पर अगर हम जनरली देखें कि जो भी लोग कार्यालय मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं कार्यालय में, वहाँ पर वो लोग अगर हिंदी में काम कर रहे हैं वहाँ का, तो उसे ही कार्यालय हिंदी कहा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कार्यालय हिंदी का अभिप्राय ये नहीं है। कार्यालय हिंदी सरकारी और कार्यालयों में उसके संबंध प्रतिष्ठानों में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी है, जिसे भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जाना जाता है। लेकिन कार्यालय हिंदी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मतलब जो भारत का संविधान है उसने इसे राजभाषा कहा है। और कार्यालय हिंदी का मतलब ये बताया है कि जो कार्यालयों में मतलब जो सरकारी कार्यालय हैं या उनसे संबंधित कोई भी क्षेत्र हैं, उन जगहों पर जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, मतलब जिस हिंदी में हम वहाँ से बातचीत करते हैं उन लोगों से, उसे कहा जाता है कार्यालय हिंदी। राजकाज की भाषा होने के कारण इसे राजभाषा शब्द से संबोधित किया जाता है। राजकाज में मतलब जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर उपाध्याय तिवारी का मानना है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है। जो ये डॉक्टर उषा तिवारी थे, उनका मानना है कि जो सरकारी कामकाज में भाषा का उपयोग किया जाता है उसे ही कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है। हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के काम में आने वाले शब्द वाक्य अधिक प्रयोग होते हों। और कार्यालय हिंदी किसे कहा जाता है, हिंदी का वह स्वरूप जिसमें जो भारत की सरकार है उसके प्रशासन के जो वाक्य हैं, शब्द हैं, उनका ज़्यादातर प्रयोग होता हो तो उसे हम कार्यालय हिंदी कह देंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कार्यालय हिंदी क्या होती है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आप और भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका कार्यालय हिंदी का क्षेत्रक, मतलब किन किन जगहों पर कार्यालय हिंदी का उपयोग होता है। तो पूर्व से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली हिंदी से है। तो पहले ही आपको बता दिया है कि कार्यालय हिंदी क्या होती है। जो सरकारी कार्यालयों में हिंदी का उपयोग होता है उसे कार्यालय हिंदी कहा जाता है। इसलिए भारत सरकार ने किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी वर्ग को लोग इस भाषा का प्रयोग कार्यालय संबंधी कार्य के दौरान कर सकते हैं। तो जो लोग भी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं वो इस हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम 1976 में पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, कार्यालय और उनके विभाग, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति, प्राधिकरण, संस्था या उसका कोई कार्यालय केंद्र सरकार के स्वामित्व में इसके नियंत्रणाधीन किसी निगम अथवा कंपनी कार्यालय उपयुक्त केंद्र सरकार के लिए निर्धारित कार्यालयों की तरह राज्य सरकारों के कार्यालय, संसद, विधानमंडल, न्यायालय, शिक्षा संस्थान और सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक खंड आदि मुख्य रूप से इन क्षेत्रों को कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन प्रशासन में इस व्यवस्था को निर्धारित करते समय भारत के सभी राज्यों का खागा 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो देखिए, इसमें एक्चुअल में क्या बोला गया है, इसमें आपको क्षेत्र बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कार्यालय हिंदी का उपयोग किया जाता है। तो कई सारे क्षेत्र बताए हैं, लेकिन आपको इनमें से जितने याद रह जाते हैं उतने काफ़ी है। जैसे कि क्या क्या बताए हैं, देखिए, भारतीय जो केंद्र सरकार है उसके जितने भी मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं या उनसे संबंधित जो भी विभाग हैं उनमें, या फिर केंद्र सरकार जिन्हें नियुक्त करती है, मतलब कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी प्राधिकरण हो, संस्थान हो,
वहाँ के लोगों उन सभी को इसका उपयोग करने का अधिकार है, वहाँ वहाँ ये उपयोग होती है कार्यालय हिंदी। इसके अलावा सरकार, राज्य सरकारों के कार्यालय में, संसद में, विधानमंडल में, न्यायालय में, शिक्षा संस्थानों में, इन जगहों पर भी ये इसका उपयोग होता है। तो आप ये बनाकर भी लिख सकते हैं कि इसका कहाँ कहाँ है। अब देखिए, वैसे तो इसे इन जगहों पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने इन्हें 3 हिस्सों में विभाजित किया है राज्यों के आधार पर। पहला है का क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसमें क्या क्या आता है? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली के संघ शासित प्रदेश। दूसरी है कि खा के अंतर्गत तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा अंडमान चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। और गा के अंतर्गत आता है का, खा, गा क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त। तो 3 हिस्सों में इसे विभाजित किया है। वैसे इसे विभाजित करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, वरना इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा आएगा आपका व्यावसायिक हिंदी क्या होती है। ये तो अभी पढ़ा आपने कार्यालय हिंदी क्या होती है। तो व्यावसायिक हिंदी, इसे मैं इंग्लिश और हिंदी में आपको अगर बताऊं तो व्यावसायिक में हिंदी का मतलब होता है जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है, उसका मतलब है व्यावसायिक हिंदी। तो कार्यालय हिंदी की अपेक्षाकृत व्यावसायिक हिंदी का क्षेत्रक अत्यंत व्यापक है। तो कार्यालय हिंदी का तो हमें क्षेत्रक छोटा है, लेकिन जो व्यावसायिक हिंदी है उसी का एक हिस्सा बन जाती है फिर कार्यालय हिंदी। इसका क्षेत्रक व्यापक हो जाता है, मतलब वाइड एरिया हो जाता है। इसका अभिप्राय रोजगार तथा जीवन के अभिप्रेत लक्ष्यों में संबंध क्षेत्र तथा राजनीतिक, कृषि, व्यापार, उद्योग, विधि, ज्योतिष, दर्शन, चिकित्सा, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों के लिए चिंतन, मनन तथा एवं अभिव्यक्ति की हिंदी है। तो देखिए, जो कार्यालय हिंदी थी वो सिर्फ सरकारी कामकाज में उपयोग की जाती थी, लेकिन जो ये व्यावसायिक हिंदी है ये आप रोजगार में या फिर आप राजनीति, कृषि, व्यापार, उद्योग कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। जहां पर भी आप कहीं किसी बाहर दूसरे अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यावसायिक हिंदी का ही उपयोग करते हैं। सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त ऐसे अन्य संस्थानों के कार्यालयों में जिसका संबंध व्यावसायिक कार्यालयों पे से होता है, वहां पर व्यावसायिक हिंदी का उपयोग किया जाता है। तो सरकारी कार्यालयों के अलावा कोई अगर निजी कार्यालय है और वहां पर जिस हिंदी का प्रयोग होता है व्यापार करने के लिए, उसे कहा जाता है व्यावसायिक हिंदी। वर्तमान समय वैश्वीकरण का युग है। इस युग में बाजार केंद्रित नीतियों के कारण संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार की अवधारणा का चलन बढ़ गया है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने उद्योगों को विस्तार दे रहा है। इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने संगठनों में संबंध एवं औद्योगिक संस्थानों के साथ संपर्क के लिए पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। भारत की अधिकांश जनता संपर्क भाषा हिंदी होने के कारण राजभाषा से मुक्त ये समाज के साथ संपर्क और बाजार के लिए उपयोगी भाषा होने का कारण इसका प्रयोग व्यापारिक संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग इन संगठनों की आवश्यकता है। ये व्यावसायिक हिंदी के बारे में बताया गया है कि अब क्या हो रहा है, जो भारत देश है वो मतलब जो युग है वो वैश्वीकरण का युग है। तो सभी देश एक दूसरे देशों में जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए होती है जो कि उस देश के लोगों को समझ आ जाए जहां पर वो व्यापार करने जा रहे हैं। तो वहां पर फिर उस व्यावसायिक हिंदी का या व्यावसायिक भाषा का उपयोग किया जाता है। यदि भारत के प्राचीन इतिहास की ओर दृष्टि डाले तो यहाँ व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत के व्यापारी विश्व के अनेक राष्ट्रों में, ये सारा आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, इतना आपको बस इसे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है व्यावसायिक हिंदी की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सहजता होने के कारण इसमें किए जाने वाला पत्र व्यवहार आसानी से संप्रेषित हो जाता है। व्यावसायिक हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें सहजता होती है। सहजता का मतलब होता है कोई भी इसे आसानी से समझ लेता है। अगर इसमें पत्र के द्वारा कोई, मान लीजिए किसी को पत्र लिखा किसी काम काज से रिलेटेड, तो फिर उसमें क्या होता है, वो उस व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाता है, उसे कोई मुश्किल नहीं होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में व्यापार का मांग अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में व्यावसायिक हिंदी का आगमन हो चुका है। पत्रकारिता क्षेत्र में भी इसका आगमन हो गया है। वह अलग बात है कि पत्रकारिता की अपनी परिभाषिक भाषा भी है। ये सारा आपको इसी के व्यावसायिक हिंदी के बारे में बता रखा है। इतना आपको डिटेल में वैसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे अगर एक बार पढ़ भी लेते हैं तो आपके लिए काफी है इतना। मैं आपको देखिए इंपॉर्टेंट वाला पढ़वा देता हूँ। इन रूपों के अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य, विधि, खेल आदि अनेक क्षेत्रों के रूप में भी परिभाषित के साथ स्वतंत्र भी है। इन क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट भाषा के कारण इनका प्रयोग सीमित रूप में किया जाता है। इन क्षेत्रों में संबंधित लोगों को भी इस भाषा के अर्थ को समझने की क्षमता होती है, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदी का मानकीकृत रूप ही स्वीकार्य होता है। क्या बोला गया है, कई व्यापार होते हैं, वाणिज्य होते हैं, विधि होते हैं, खेल होते हैं, जो कि किसी एक एरिया के होते हैं। तो वहां पर वैसे ज्यादातर जो यूज होनी चाहिए लैंग्वेज, वो उस क्षेत्र की लैंग्वेज, उस क्षेत्र की भाषा का उपयोग होना चाहिए। लेकिन
सभी वहाँ पर भी हिंदी का ही, ये व्यावसायिक हिंदी का ही उपयोग करते हैं, जिससे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वहाँ की भाषा की समझ नहीं है वो भी उसे समझ सके। तो ये महत्व होता है व्यावसायिक हिंदी का। अब आगे देखिए, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है टिप्पणी का अर्थ क्या होता है। टिप्पणी क्या होती है एक तरीके से, तो टिप्पणी शब्द संस्कृत की टिप धातु से लिया गया, लगाकर बना है। टिप का अर्थ होता है भेजना तथा टिप्पण का अर्थ होता है टीका। इस प्रकार टिप्पण का अर्थ हुआ भेजने वाली, टीका के संबंध में किया गया क्रियाकलाप। मतलब अगर आप कोई चीज भेज रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो भेजा जा रहा है उसके लिए क्या क्रियाकलाप किया जा रहा है, मतलब क्या एक्टिविटी की जा रही है, उसको कहा जाता है टिप्पण करना। ये व्युत्पन्न अर्थ टिप्पण शब्द के वर्तमान अर्थ का समानार्थी न होने पर भी उसे मिलता जुलता अवश्य है। देखिए अर्थ क्या है एक्चुअल में, तो समय समय पर विद्वान द्वारा राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सरकारी कामकाज संबंधी निर्देशिकाओं में टिप्पण को परिभाषा निबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किए गए सेंट्रल सेक्रेटरी मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में टिप्पण की व्याख्या करते हुए लिखा गया है, टिप्पण वह लिखित अभिव्यक्ति है जो किसी विचाराधीन कागज के संबंध में लिखी जाती है ताकि उसके निस्तारण में सहूलियत हो सके। टिप्पण क्या होता है, एक तरीके से आप समरी समझ सकते हैं, कोई बहुत ही डिटेल में चीज है उसके ऊपर टिप्पणी की जाती है जिससे उसे आसानी से समझा जा सके। बिहार सरकार की हिंदी प्रशिक्षण व्याख्यान 2 में टिप्पणी की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि पत्र के सार को बतलाते हुए उसे निर्णय के लिए अपना सुझाव देना ही टिप्पण है। क्या होता है, किसी भी चीज को समझाते हुए उस पर अपना सुझाव देना कहलाता है टिप्पण। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी निर्देशिका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि टिप्पण का उद्देश्य उन बातों को है जिनका निर्णय करना होता है, स्पष्ट रूप से तर्कानुसार प्रस्तुत करना है, साथ ही उन बातों की ओर संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सके। क्या है, किसी भी चीज को समझाना जिससे उस पर उसके बारे में निर्णय लिया जा सके, उसे कहा जाता है टिप्पण करना। अब देखिए, परिभाषा के अध्ययन से टिप्पण एक लिखित अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति किसी भी कार्यालय विचारधारा प्रस्तुत किसी प्रकार के कागजात निपटाने के लिए लिखी जाती है। इसमें विचारधारक प्रस्तुत किए गए कागजात के बारे में पहले कई कार्यवाही, पत्र व्यवहार आदि का संक्षेप होता है। विचाराधीन समस्या से निपटने के लिए विभिन्न विकल्प हो सकते हैं और इस पर फिर वो टिप्पणी दे देता है। सिर्फ इतना लिखा गया है, इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है, किसी भी चीज के बारे में बताना फिर उस पर अपना निर्णय सुझाव देना, वो कहलाता है आपका टिप्पण करना। अब देखिए आगे फिर है टिप्पण लेखन के सिद्धांत। अब जैसे कई सारी चीजों के सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो आप टिप्पण लेखन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो टिप्पण के संबंध में सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नियम बनाना संभव नहीं है। इसका कारण है कि टिप्पण लिखना भी एक कला है। ये कला अभ्यास की अपेक्षा करी जाती है। अभ्यास के फलस्वरूप भी विषयानुसार तार्किक, निर्बाध एवं प्रभावी टिप्पण कार्य की सामर्थ्य पैदा होती है। लेकिन फिर भी कर्तव्य बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान तो टिप्पण कार्य करते समय टिप्पणीकार को रखना ही पड़ता है। यह बोला गया है, टिप्पण का कोई एक नियम बनाना असंभव है कि ऐसे ही टिप्पण किया जाएगा। ये एक कला है जो व्यक्तिगत होती है, मतलब सभी में अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिसका ध्यान हर टिप्पणीकार को रखना होता है। दो तरीके की वर्गों में बांटा गया है इसकी विशेषताओं को, बहिरंग और अतरंग विशेषताएं। तो बहिरंग विशेषताओं में क्या क्या आता है, मूल पत्र पर टिप्पणी की कार्य ना करना, मतलब जो मूल पत्र है, मतलब जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया गया है उस पर आपको टिप्पण नहीं करना है, अलग से आपको एक टिप्पण तैयार करना पड़ेगा। फिर है पत्राकार का विवरण एवं संकेत करना। तो टिप्पण लिखने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आप किस चीज के बारे में टिप्पण लिख रहे हो। नेक्स्ट है प्रारंभ से बाद विषय का उल्लेख करना। प्रारंभ में बाद विषय का उल्लेख करना, मतलब आप किस चीज से रिलेटेड, किस फेवर में टिप्पण देना चाह रहे हैं, मतलब उसके समर्थन में देना चाह रहे हैं या उसके एक तरीके से अपोजिशन, अगेंस्ट में देना चाह रहे हैं, उसे कहा जाता है बाद विषय का उल्लेख करना। नेक्स्ट है अनुच्छेदों का संख्याबद्ध करना, मतलब अगर आप कुछ अनुच्छेद लिख रहे हो उसमें, मतलब कई सारे काफी लंबा टिप्पण है आपका, तो उसमें अगर आपने पैराग्राफ्स बनाए हैं तो उनको नंबर देना है, आपको संख्याबद्ध करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विषय का उपविभाजन करना। तो कभी कभी किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों में विचार करते हुए एक लंबा टिप्पण लिखना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में विषय का विभाजन कर लेना चाहिए तथा विभिन्न बिंदुओं पर पृथक पृथक विचार करते हुए अपने अंत में समाधान देना चाहिए। ये बोला गया है, मतलब अगर कोई बड़ा विषय है
जिस पर आपको एक लंबी टिप्पणी लिखनी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जो उसका विषय है ना, मेन विषय, उसे कई सारे हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उन सभी हिस्सों पर अलग अलग टिप्पणी करनी चाहिए। फिर है प्रथम पुरुष का प्रयोग ना करना है, जो आप टिप्पणी लिखेंगे उसमें आपको प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है पूरे हवाले देना, तो टिप्पणी लिखते समय पूरे हवाले दिए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि टिप्पणी में इस बात का उल्लेख करना है कि अमुक पत्र कई समर्पण पत्रों के बावजूद अनुत्तरित रहा है, तो फिर समर्पण पत्रों की तिथियों का हवाला दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से यदि पिछली पत्र का समर्पण दिलाना जरूरी हो, तो फिर ये बोला गया है कि अगर आप टिप्पणी में किसी पुराने पत्र या किसी चीज का एक तरीके से उसमें बता रहे हैं उसके बारे में, तो फिर उसे आपको उसके बारे में पूरा बताना होगा कि आप किस चीज के बारे में बता रहे हैं। सिर्फ आप थोड़ा सा डाल के नहीं कि हम पिछले पत्र में मैंने कहा था, आपको उस पूरे पत्र के बारे में बताना होगा कि इस पत्र में मैंने ऐसा कहा था, इसके उल्लेख में मैं अब ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट है निर्देशकों का क्रम पत्रावली के अनुरूप तथा निर्देशक टिप्पणी के मार्जिन में रखना, मतलब एक मार्जिन में रखकर लिखनी है आपको टिप्पणी। अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने, कोई तर्क देने अथवा निष्कर्ष निकालने के लिए उदाहरण देना है, मतलब अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसमें उदाहरण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है टिप्पणी से संबंधित सामग्री का मिशल में होना, तो टिप्पणीकार को विचाराधीन विषय से संबंधित सारी सामग्री तथा प्रलेख प्रताविधि उसी क्रम में मिशल में लगा देनी चाहिए जिस क्रम में वे टिप्पणी में संबंधित किए गए हैं। क्या बोला गया है, जिसके ऊपर आप टिप्पणी लिख रहे हैं, जिस क्रम में उसमें बात कही गई है उसी क्रम में आपको टिप्पणी देनी है। फिर नियमित टिप्पणी का प्रयोग बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही करना है, तो अगर आप नियमित टिप्पणी का प्रयोग कर रहे हैं जिससे ध्यान बटने की संभावना हो, तो आपको वो तभी करनी है जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो। स्याही में लिखना, तो टिप्पणी सदैव स्याही में लिखी जानी चाहिए या फिर टाइप हुई होनी चाहिए, पेंसिल से लिखी हुई टिप्पणी नहीं मानी जाएगी। संयम भाषा का प्रयोग करना है, कोई भी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये हो गई आपकी 13 कौन सी तरीके की विशेषताएं थी, आपकी बहिरंग विशेषताएं थी। अब देखनी है आपको अतरंग विशेषताएं क्या होती हैं। बहिरंग हम एक तरीके से कह सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स। तो देखिए, वाद विषय को भलीभांति समझना, सबसे पहले आपको समझना है कि आपको आप जिस चीज के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं एक्चुअल में उसका मतलब निकल क्या रहा है। फिर विभिन्न विकल्प सूझना तथा उनकी शक्ति एवं सीमाओं का उल्लेख करना। फिर आपको देखना है कि आप क्या क्या टिप्पणी लिख सकते हैं, कई सारे विभिन्न विषय देखने हैं, उसके बाद उनका एक तरीके से उनका दोनों चीजें समझनी है, क्या इनके फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, तभी आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर विचारों को तार्किक क्रम में लगाना, तो आप जो भी आपने विचार बनाया है उसे एक क्रम में लगाना कि किस क्रम में मेरे को टिप्पणी लिखनी है। फिर पुनरुक्ति से बचना, तो टिप्पणी लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की पुनरुक्ति ना हो। मतलब पुनरुक्ति का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रकार का आप किसी भी चीज की आलोचना ना कर रहे हो, जो चीज है वो आप सिंपल सादा शब्दों में कहें, किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए। फिर संक्षिप्तता, मतलब शॉर्ट में ही होनी चाहिए, ये नहीं आपने जिस चीज के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हो उससे भी बड़ी टिप्पणी लिख दी। उसके बाद व्यक्तिगत आक्षेप ना करना, मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आक्षेप, मतलब किसी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए उससे के लिखने से। फिर उपदेशक ना होना, तो उपदेशक नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये आपकी दोनों तरीके की विशेषताएं हो गई उसकी। अगला है आपका प्रारूपण अर्थ एवं स्वरूप। प्रारूपण क्या होता है, तो प्रारूपण को परिभाषित करने के से पूर्व उसके स्वरूप का समझ पर विचार कर लेने से प्रारूपण की परिभाषा करने व समझने में सुविधा होगी। सबसे पहले प्रारूपण को समझते हैं होता क्या है। तो प्रारूपण एक परिभाषिक शब्द है जो कि अंग्रेजी ड्राफ्टिंग की आपको उसके बारे में बता रखा है। वैसे अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग के लिए प्रलेखन प्रयोग में लिया जाता है, किंतु तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति वस्तु सामग्री पत्र अथवा लेख का प्रारंभिक रूप में यानी खाका अथवा ड्राफ्ट के लिए प्रारूप और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण सर्वथा उपयुक्त एवं युक्तियुक्त लगता है। प्रारूपण क्या होता है, एक तरीके से ड्राफ्ट कह सकते हैं आप इसे, जो आपका ड्राफ्ट होता है ना इंग्लिश में, वही होता है आपका प्रारूपण। ये बोला गया है किसी व्यक्ति वस्तु सामग्री पत्र अथवा लेख का प्रारंभिक रूप में रखना, यानी कि जिसे कहा जाता है खाका, तो उसे ही प्रारूपण का नाम दिया गया है। अब अगर प्रारूपण के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, तो पहला आएगा शुद्धता। प्रारूपण में शुद्धता से तात्पर्य है अंक, आंकड़ों, संदर्भ, दिनांक, क्रमांक आदि का ठीक ठीक होना। जो ये चीजें आपने लिखी हैं ये सारी सही सही होनी चाहिए, कुछ भी इसमें गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड है स्पष्टता, मतलब जो आप समझाना चाह रहे हैं वो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए, घुमाकर बात नहीं लिखी होनी चाहिए। फिर है संक्षिप्तता, मतलब एक लिमिट में ही होना चाहिए, आप ये नहीं कि प्रारूपण भी काफी बड़ा सा लिख दें। फिर है परिनिष्ठता भाषा, तो प्रारूप में भाषा के परिनिष्ठा होने से तात्पर्य है कि भाषा का
शुद्ध सरल एवं विनीत प्रयोग एवं पूर्वाग्रहण मुक्त होना भाषा के प्रतिष्ठित रूप से ही आता है। नेक्स्ट है परंपरागत पद्धति का अनुकरण। तो सरकारी पत्र व्यवहार के सर्वत्र एक नई लिपि तुलना परंपरा पद्धति का अनुकरण करना ही अपेक्षित होता है। इसमें शैलीगत विशेषता के लिए कोई सानी नहीं करता है। दफ्तरी पत्राचार एक दीर्घ परंपरा में विकसित होता रहा है, इसके कारण परिवर्तन करना वांछनीय नहीं होता। परंपरागत पद्धति का अनुकरण क्या मतलब है कि उसमें जो भी आपने लिखा है ना, वो एक इस तरीके से होना चाहिए कि उससे किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे। परंपरा और जो आपकी नीति है उनका पालन करके उसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रारूपण के गुण एवं विशेषताएं। क्या क्या गुण होते हैं? तो नंबर 1 है आदेश की भाषा का शब्दश प्रयोग। तो प्रारूपण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उच्चाधिकारी के आदेश की भाषा ही प्रयुक्त हो। तो प्रारूपण ऐसा होना चाहिए कि जो उच्च अधिकारी ने कहा है बात, वही चीज उसमें लिखी होनी चाहिए, उसी के एक तरीके से शब्दों में। फिर तिथि सीमा निर्धारण। एक तिथि होनी चाहिए उसमें कि ये इसकी निर्धारण सीमा है, मतलब लास्ट डेट एक तरीके से हम कह सकते हैं। फिर सरकारी आदेश का प्रमाणीकरण। तो कुछ आदेश राष्ट्रपति या सरकार के नाम से जारी करने पड़ते हैं, तो इसके लिए विधान है कि राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाने वाले किसी भी लिखित तथ्य या आदेश पर वही हस्ताक्षर कर सकता है जो इस कार्य से निर्मित संविधान के अनुसार अधिकृत हो। क्या बोला गया है? जिसको अधिकार है सिर्फ वही सरकारी आदेशों पर एक तरीके से हस्ताक्षर कर सकता है, वही उसे जारी कर सकता है। फिर क्रमबद्धता बोला गया है। क्रमबद्धता का मतलब होता है सीरियल सीक्वेंसिंग होनी चाहिए उसमें पूरी। ये होता है आपका प्रारूपण। देखिए बाहरी अंग प्रारूपण का एक तरीके से वो बताया है आपको, रूपरेखा फॉर्मेट हम इसे कह सकते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका पत्र का क्रमांक, फिर भारतीय सरकार या जो भी इशू कर रहा है वो, प्रेषक जो लिख रहा है सचिव मंत्रालय, कृषि मंत्रालय नई दिल्ली। फिर सेवा में आपको नाम, पद और पता लिखना है पूरा। यहाँ पर फिर आपकी दिनांक आएगी, बीच में विषय आएगा। महोदय आपके पत्र क्रमांक, इस पत्र के जो कि दिनांक इतने को दिया गया था, के उत्तर में मुझे ये निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि, फिर जो भी आपका जिस चीज का एक तरीके से निवेदन करने के लिए कहा गया है वो लिखना है आपको। नोट, यदि पत्र प्रेषक स्वतः शासी संस्था है तो संख्या 8 के वाक्य को इस प्रकार लिखा जाएगा कि मुझे ये निवेदन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये बोला गया है अगर कोई पर्सन लिख रहा है तो यही लिखना है, लेकिन अगर कोई संस्था लिख रही है तो फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि मुझे ये निवेदन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। और लास्ट में आपको अपना भवदीय, हस्ताक्षर, नाम, पद, सलंग सूची और प्रतिलिपि सूचनार्थी, ये सारी चीजें लिखनी है। अगला है आपका प्रतिवेदन का महत्व। कि प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है? तो प्रतिवेदन को सामान्य तौर पर अंग्रेजी में रिपोर्ट का रूपांतरण माना गया है। प्रतिवेदन होता क्या है? रिपोर्ट होती है। एक तरीके से अंग्रेजी आने के कारण इस विद्या का स्वरूप भी अंग्रेजी के रिपोर्ट पर आधारित स्वीकार किया गया है, लेकिन विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर है। जहाँ रिपोर्ट किसी घटना का सामान्य विवरण है, वहीं प्रतिवेदन किसी इससे भिन्न एक विस्तृत दृष्टि की अपेक्षा रखता है। यह एक प्रकार का लिखित विवरण है जिसमें किसी कार्यालय घटना, कार्य योजना, बैठक आदि के कार्यकलापों का अनुभव और विभिन्न तथ्यों में परिपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यह रिपोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? रिपोर्ट किसी घटना के ऊपर आधारित होती है, लेकिन इसमें अगर कोई भी आयोजन है, कार्यक्रम है, घटना है, बैठक है, उन सभी का लिखा जाता है। जैसे आप ने सुना होगा इंग्लिश में लिखते हैं आप मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसी की तरह होता है ये। एक तरीके से इसमें काफी ज्यादा डिटेल में जाके चीजें लिखी होती हैं। इसके अंतर्गत संबंधित विषयों के आंकड़ों का विवरण ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसके माध्यम से बिना सुझाव और स्तुतियों की भी प्रस्तुति की जाती है। इसमें सिर्फ आंकड़े ही नहीं दिए जाते, साथ में उसका सुझाव और संयुक्तता भी दी जाती है। दूसरा है विज्ञप्ति का क्या महत्व होता है? तो किसी भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय प्रतिष्ठान के लिए विज्ञप्ति का बहुत अधिक महत्व होता है। उसका उपयोग सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और गैर सरकारी संगठन तथा राजनीतिक दल अपनी गतिविधि, योजना आदि के संबंधित सूचनाओं में संबंधित व्यक्तियों के सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए करते हैं। ये लिखित संप्रेषण के रूप प्रमुख माध्यम है। क्या बोला गया है? कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, अगर गैर सरकारी संगठन है, राजनीतिक दल है, वो अपनी बात जिस तरीके से सामान्य जनता तक पहुंचाता है वो किसकी मदद से पहुंचाता है? विज्ञप्ति की मदद से पहुंचाता है। किसी प्रतिष्ठान द्वारा जब किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसमें आमंत्रित विशिष्ट विद्वानों या महत्वपूर्ण लोगों के विचारों की सूचना को विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों को प्रेषित किया जाता है।
अगर कोई आयोजन कर रहा है कोई राजनीतिक दल या फिर कोई प्रतिष्ठान और उसमें कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो उसके बारे में भी इसी में बताया जाता है। और कैसे बताया जाता है? समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। यूनिट नंबर 2 है आपकी अनौपचारिक लेखन के प्रकार रहेंगे। ये देखिए, इसमें सबसे पहला आएगा आपका स्वव्रत लेखन। आपको इसके नाम से ही डर लग गया होगा कि स्वव्रत लेखन होता क्या है, लेकिन आप इसे पढ़िएगा, आपको मैं बताता हूँ स्वरत लेखन होता क्या है। स्वरत लेखन होता है, आपने जैसे इंग्लिश में लिखा होता है रिज्यूम राइटिंग, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, तो उसमें आपको अपना बायोडाटा देना होता है जिसे आप कहते हैं रिज्यूम। वही होता है हिंदी में स्वव्रत लेखन। देखिए, नौकरी या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखते समय, विवाह के लिए अथवा किसी विशेष परियोजना के लिए पुरस्कार या पदोन्नति के नामांकन पत्र भरते समय स्वरत देने की आवश्यकता होती है। स्वरत वास्तव में आपकी निजी, शैक्षिक, कार्य संबंधी एवं इतर योग्यताओं का संक्षिप्त लेखा जोखा होता है। वही है रिज्यूम राइटिंग। देखिए, इसमें क्या क्या चीजें आती है? नाम आता है, जन्म तिथि आती है, माता पिता का नाम, संस्थाई संपर्क का पता, शैक्षिक योग्यता और अनुभव संबंधी सूचना, ये चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा क्रियाकलाप संबंधी सूचना, अन्य सूचनाएं और संदर्भ, कई बार आवेदक के चारित्रिक व्यक्तिगत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए संदर्भ आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। देखिए, यहाँ पर एक सैंपल दिया है। सबसे पहले नाम आया, जन्म तिथि आई, माता पिता का नाम आया, पता आया। उसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है। उसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस है, इतना लिखना है। वैसे ज़्यादातर यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप देना चाहें तो इसमें आप अपनी रेफरेंस वगैरह दे सकते हैं, आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है आपका सूचना क्या होती है। तो सूचना, देखिए, सूचना से वह सामग्री अथवा सूचना अभिप्रेत है जो कि लोक प्राधिकारी के कार्यों, प्रशासन अथवा आचरण में संबंध है, जिसके बारे में जनता को जानने का अधिकार है। इसके लोक प्राधिकारी के कार्यों से संबंध कोई दस्तावेज अथवा रिकॉर्ड, जो इंग्लिश में होता है आपका सूचना, नोटिस राइटिंग आप जिसे कहते हैं एक तरीके से, वही होता है आपका यहाँ पर सूचना देना। सूचना का अधिकार के बारे में बताया गया है, फिर सभी के पास ये अधिकार होता है ये बोला गया है। ये सारी चीजें देखिए, सूचना का अधिकार में सूचना तक पहुंचने का अधिकार अभिप्रेरित है और इसमें किसी लोक प्राधिकारी का निरीक्षण और उसके दस्तावेज अथवा रिकॉर्डों में टिप्पणी और उद्धरण, उनकी प्रमाणिता प्राप्तियां प्राप्त करना शामिल है। देखिए, ये फॉर्मेट होता है आपका सूचना का। इसमें आपको लिखना होता है सेवा में सूचना अधिकार, विभाग का नाम, विभाग का पूर्ण पता, पिन कोड। विषय होता है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन है। मतलब अगर आपको किसी भी जगह से कोई सूचना प्राप्त करनी है तो आप इस तरीके से एक पत्र लिखकर वहां से ये इंक्वायरी लेटर, जो इंक्वायरी एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको लिखना क्या होता है, महोदय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये आपको मेंशन करना जरूरी है, के अंतर्गत नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। प्रश्न आपको पूछने हैं, क्या क्या आपको प्रश्न चाहिए। उसके बाद मेरे द्वारा मांगी गई सूचना के लिए शुल्क के रूप में इतने रुपए के पोस्टर ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट नंबर डैश जारी करने की तिथि संलग्न है। साथ में आपको कुछ जो अमाउंट फीस होगी वो देनी पड़ेगी और आपको ये सूचना का अधिकार मिल जाता है कि आप कहीं से भी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सूचना अधिनियम 2005 में दिया गया है। ठीक है, अगला आएगा आपका पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में पहला आता है आपका सरकारी पत्र या फिर शासकीय पत्र। तो ये पत्र सरकारी पत्र व्यवहार का सबसे प्रचलित एवं सामान्य रूप है। इस पत्र के अंतर्गत सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र के उत्तर दिए जाते हैं। मतलब अगर सरकार को कोई पत्र लिखा है तो उसके उत्तर इस तरीके से दिए जाते हैं। इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, पत्र क्रमांक, कार्यालय का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, दिनांक आता है आपका, प्रेषीकृत का नाम, प्रेषीकृत का पदनाम, प्रेषीकर्ता का पूर्ण पता मतलब जो लिख रहा है उसका एड्रेस, फिर विषय लिखना होता है आपको, संबोधन, विषय वस्तु, और लास्ट में आपको स्वनिर्देशक, प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम और प्रेषक का पदनाम। देखिए, ये आपको एक सैंपल दे रखा है। पत्र क्रमांक दिया आपने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग, एड्रेस दे दिया आपने, दिनांक दे दिया। उसके बाद सेवा में प्रोफेसर विकास गुप्ता, कुल सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। विषय क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम लागू करने के संबंध में महोदय। फिर आपको इसमें सब कुछ लिख देना है कि आपके पत्र क्रमांक, देश से दिनांक, देश के संदर्भ में यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा उसके अधीनस्थ महाविद्यालयों में वर्ष इतने के सत्र नवीन राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें फिर आपको उसके बारे में बता देना और नीचे आपको भवदीय, हस्ताक्षर, सारी चीजें कर देनी है। ठीक है, दूसरे टाइप का आता है आपका ये जो दूसरे टाइप का होता है व्यवसायिक पत्र वाला, वो हैगा खादी भंडारण हैगा। इसमें आपका अखिल भारतीय गांधी आश्रम द्वारा संचालित है। ये आपको डायरेक्ट सैंपल दिया गया है।
जो व्यावसायिक वाला आपने पढ़ा था, ऊपर तो हो गया कार्यालय पत्र, ये है व्यावसायिक पत्र। इसमें देखिए मॉडल टाउन दिल्ली, क्रमांक दिया गया है, दिनांक दिया गया है, दूरभाष सेवा में प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, किस लिए दिया गया है, चालू खाता संख्या का स्थानांतरण, अकाउंट ट्रांसफर करवाना है आपको अपनी बैंक का। तो आप जैसे बिल्कुल इंग्लिश में या आपने पहले भी हिंदी में सारे पत्र लिख रखे होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत फॉर्मेट आगे पीछे कर देते हैं तो वो भी चल जाएगा। आपको सिंपल पत्र लिखना है और कुछ नहीं है इसमें। किसी व्यवसायिक कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति, आखिरी जो टॉपिक हैगा वो हैगा प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। तो प्रेस विज्ञप्ति आपने लिखना का मतलब, आपने ऊपर अभी विज्ञप्ति पढ़ा क्या होता है, तो एक तरीके से जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वही आपको लिखनी होती है। पूर्व कम्युनिकेशन तथा भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है, उसके बारे में आपने बताना है इसमें। ये देखिए सारी चीजें वही हैं, फिर नीचे आपको लिख देना है कि कौन लिख रहा है और दिनांक वगैरह क्या है और अधिकारी का नाम क्या क्या है। ठीक है, इसे आप पढ़कर सिंपली लिख सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपकी बस हिंदी में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही इतनी टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी है और आप इतना तो बना के लिख ही सकते हैं। जितना मैंने करवा दिया अगर आप उतना भी कर लेते हैं, आपने ध्यान से सुना होगा, आपको समझ आया होगा, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने हिंदी के एग्जाम में। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।